क्लास 12th ज्योग्राफी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सीबीएसई का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ है 15 जुलाई 2025 को, उसके सेट 1 ज्योग्राफी क्लास 12th ज्योग्राफी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सीबीएसई द्वारा जो लिया गया है, इसके पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था एमसीक्यू 1 से लेके 17 तक, और पूछा गया था ह्यूमन ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्ट मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ये डेफिनेशन ज्योग्राफी की किसने दी है? तो इसका सही जवाब क्या आएगा? एलन सी सैम्पल। नेक्स्ट आता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट नॉन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इनमें से कौन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें नॉन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को दिखाया गया? तो इसमें क्रिएशन ऑफ द कल्चरल लैंडस्केप, ये जो है इससे रिलेटेड नहीं है, ये पॉसिबलिज्म से रिलेटेड है। बाकी के तीनों ऑप्शन डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगला पूछा गया है कि कौन सा इनमें से पृथ्वी के रूपक को नोट डिस्क्राइब, नोट में पूछ रहा कौन सा डिस्क्राइब नहीं करता है रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन विद नेचर। तो इसमें से आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा, तो ऑप्शन सी बॉडी ऑफ मूविंग वाटर, ये नहीं एक्सप्लेन करता है। आई ऑफ साइक्लोन, नेक ऑफ हिस्टमस, फेस ऑफ अर्थ, ये एक्सप्लेन करते हैं। अगला कहता है कि आपने ऑप्शन पढ़ लेने हैं कि मानव विकास के संबंध में इनमें से कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सा विकल्प है। देखो ह्यूमन ऊपर कहता है कि ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनको ध्यान से पढ़ के फिर नीचे जो विकल्प है उनमें से आपने आंसर को चूज करना है। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू द नॉलेज एंड एक्सेस टू द रिसोर्स, यानी संसाधनों तक पहुँच, ज्ञान तक पहुँच, स्वास्थ्य जीवन। 1, 2, 4, तो इसमें देखिए 1, 2 और 4 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आता है जीवन के आध्यात्मिक गैर भौतिक गुणात्मक पहलुओं की वकालत किस में की गई है? GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये कहता है स्पिरिचुअल नॉन मटेरियल या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, तो इसमें की गई है, हैप्पीनेस की बात करता है ये। ठीक है, इसी प्रकार से अगला कहता है ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6, रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या कहता है? ऑलवेज द पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी बिटवीन 2 टाइम पीरियड। देन कहता है क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द एक्साइटिंग कंडीशन फ्रॉम द पास्ट, इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट वैल्यू बिटवीन 2 टाइम पीरियड। अगला कहता है इंप्रूवमेंट इन द क्वांटिटेटिव लाइफ बिटवीन 2 टाइम पीरियड। तो इनमें से सही कौन सा है? तो इसमें से देखो 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 1, 2 और 4 कहाँ पर हैं? 1, 2 और 4, ओनली 1, 2 एंड 4, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पहली संपूर्ण जनगणना, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? 1881। सबसे पहली वैसे हुई थी 1872 में, जो अनसक्सेसफुल रही थी। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 8, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं 1951 से 81 का जो दशक रहा है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और आगे कहता है रीजन, इसमें रैपिड फॉल हुई थी मोर्टेलिटी रेट में और हाई फर्टिलिटी रेट रहा था। तो दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। बोथ एसेरेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट कहता है अरेंज द फॉलोइंग टाउन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशन फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट ऑर्डर। तो सबसे पुराना कौन सा है और उसके बाद नया कौन सा है, ऐसे बताने आपने। देखो सबसे पुराना है प्रयागराज, फिर है आगरा, फिर है कोलकाता और फिर है दिसपुर।
अब मिला लीजिए, 2 4 2 4 1 और 3, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, प्रयागराज 2000 साल पुराना है, आगरा मिडाइवल एज का है, कोलकाता जो है वो कॉलोनियल पीरियड का है, और दिसपुर जो आसाम की कैपिटल सिटी, ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। नेक्स्ट कहता है जो प्लेन एरिया होते हैं उसमें किस प्रकार की सेटलमेंट पाई जाती है। प्लेन एरिया में मिलती है क्लस्टर सेटलमेंट यानी गुंछित बस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कहता है कि एनिशियन टाउन के बारे में पढ़िए, स्टेटमेंट दी गई है और सही ऑप्शन का चूज करें। देखो कह रहा मोस्ट ऑफ द एनिशियन टाउन डेवलप एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर, सही बात है। सम ऑफ द एनिशियन टाउन डेवलप एट द टाइम ऑफ इंडस वैली, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। सम ऑफ देम आर ओल्ड एज 2000 ईयर एंड मोर, ये भी सही है। आगे करा सम एग्जाम्पल ऑफ एनिशियन टाउन, वाराणसी, लखनऊ, पुडुचेरी। तो इसमें से देखो ये तो सही था वैसे, लेकिन आगे ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब पहले 3 सही है, 1 2 और 3 देखो कहाँ है, 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दी गई है आपके सामने, ए और आर। कह रहा है, ए कहता है इन इंडिया द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज कंटिन्यूस डिक्रीजिंग, भारत में पानी की लगातार जो उपलब्धता वो कम होती जा रही है। आर कहता है ग्रेटर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द वाटर रिसोर्स आर द मेन रीजन। दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पॉइंट with regard to increase in water availability, use and choose the most appropriate option। अब देखो रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर करना चाहिए, ठीक है। आगे करा वॉशिंग कार फॉर कीपिंग दैम क्लीन, ये गलत है। यूज द लो क्वालिटी वाटर फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज, जो कम ग्रेड का पानी हो यानी खारा पानी हो या कम मीठा पानी हो उसको इंडस्ट्रीज में मशीनों को ठंडा रखने के लिए किया जा सकता है यूज। डोमेस्टिक वाटर, यूज वाटर फॉर गार्डनिंग, और जो घरेलू पानी है उसको बागवानी में या खेतों में दिया जा सकता है यानी गार्डनिंग में दिया जा सकता है। तो तीनों सही है, 1 3 और 4 देखो कहाँ है, 1 3 और 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट था विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द एंट्रेंस ऑफ जुआरी रिवर, जुआरी एस्चुरी, जुआरी नदी के मुहाने पर, जवार नद मुख पर कौन सा बंदरगाह है, वो है मारमा गांव, गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये आपने 15 to 17 ये बताने हैं इस टेबल के आधार पर, सोर्स बेस्ड है आपका, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का देखते हैं। तो देखिए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर इंक्रीज इन द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया जैसे आप देख रहे हैं ये 1950 में 1950-51 में 41.7 था और ये बाद में हो गया 45.5। तो अब कहता है कि ये जो इंक्रीमेंट है ये किस कारण हुआ। तो देखो 4% का अंतर यहाँ पर है लगभग और 4% का अंतर आपका यहाँ पर है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी ये पहले 8% थी अब 4 रह गई, ठीक है। तो डिक्रीज इन द कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है, कृषि योग्य वेल्थ भूमि में गिरावट, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी द लैंड यूज मैक्सिमम इंक्रीज, किस में मैक्सिमम बढ़ा है। तो देखो बढ़े हुए हैं ये बढ़े हुए हैं, ठीक है, और एक ये बढ़ा हुआ है, एक ये बढ़ा हुआ है। अब इन चारों में अंतर देखिए, 23 और इसमें लगभग 6% का अंतर हो गया, ठीक है। इसमें लगभग 3 और 5.5% का अंतर है, ठीक है। इसमें केवल 1% का अंतर है और इसमें 4% का अंतर है। तो अब देखो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है, फॉरेस्ट में बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी लैंड मैक्सिमम डिक्रीज, मैक्सिमम डिक्रीज किस में हुआ है।
अब देखो डिक्रीज हुए हैं ये, ओके, एक ये कैटेगरी थी, एक ये कैटेगरी थी, एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है, ठीक है। इंक्रीज में एक ये भी थी बट इसमें भी थोड़ा ही था। तो डिक्रीज में देखो 5 में और 13.5 में लगभग 8% का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा अंतर यहीं पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी लगभग 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे ज़्यादा है बैरेन लैंड और अनकल्चरेबल लैंड में। तो इसमें देख लीजिए कहाँ पर है, बैरेन एंड वेस्ट लैंड, ऑप्शन डी सही है। तो ये था आपका सोर्स बेस्ड के आधार पर। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन ये इसमें भी दिया गया है सेम, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए था। तो नेक्स्ट आपका डिजिटल डिवाइड के बारे में है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो कह रहा है ये आपने पैरा पढ़ना है, ठीक है, इसके आधार पर डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड में देखो यहाँ कहता है कि वाइल डेवलप्ड कंट्रीज जनरल हैव surge forward to developed country has lagged behind and this is known as the digital divide। डिजिटली दो देशों के बीच में आगे डिफरेंट होना, अंतर होना, वो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। विकसित देशों और विकासशील देशों के अंदर अंतर ये डिजिटल डिवाइड है। तो ये हो जाएगा 18.1। नेक्स्ट करा मेन mention the region of uneven development of information and communication technology। दो देशों के बीच में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो उसके पीछे कारण आप चाहो तो सीधा ये सेंटेंस बता सकते हैं, नहीं समझ में आए तो आप इन दोनों सेंटेंस को लिखिए। इकोनॉमिक कारण से, पॉलिटिकल सोशल डिफरेंसेस के कारण से कंट्रीज में डिजिटल डिवाइड मिलता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है तीसरा, कह रहा है वाई डज डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट विद इन द कंट्री। एक ही देश के अंदर क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट विद इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल लार्ज कंट्री जैसे इंडिया, रसिया हैं, इसमें सर्टेन एरिया जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उसमें अच्छी कनेक्टिविटी होती है, जबकि जो दूर के रूरल एरिया होते हैं उसमें कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बताने थे। तो ये था ऐसा आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया गया है, 19वां क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड में। तो देखिए यहाँ पर कहता है ये एक टेबल दी गई है 2016 के अनुसार इंडिया के रोड नेटवर्क की। तो पहला क्वेश्चन कहता है नेशनल हाईवे आर लेस बाई हाउ मैनी किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट हाईवे। अब देखो स्टेट हाईवे है 176166 और नेशनल हाईवे हैं 101011। तो 55175। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आर मोर बाई हाउ मैनी किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट हाईवे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट रोड ये हैं और स्टेट रोड ये हैं, इन दोनों का अंतर निकाल के बताओ कि इससे ये कितने ज़्यादा हैं। तो ये निकाल लीजिए, इसमें 1940, ठीक है। अब इसमें से 176166, तो यहाँ पर बच गया 4, यहाँ 9 में से 3, ठीक है, यहाँ 8 में से 1 गया 7, यहाँ रहना पड़ेगा 11 से 5 और यहाँ पर आपका बच गया 5। तो इधर से आपने लिया तो ये आपका हो गया 5 था ना, तो 7 8 और यहाँ रह गया 4। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 3 8 5 7 3 4। तो कह रहा है ये इतने ज़्यादा हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड ज़्यादा है, ये आपने अंतर निकाल लेना था। नेक्स्ट कहता वाई डज द वेरी लार्ज लेंथ ऑफ रोड कम अंडर रूरल रोड्स। अब देखो जो ग्रामीण रोड है वे सबसे ज़्यादा हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर आपने एक सेंटेंस में लिखना पड़ेगा कि भारत में 6,40,000 गांव हैं सेंसस 2011 के अनुसार, और उन गांव को गांव से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे रोड बनाए गए हैं। ऑलरेडी इसमें ज़्यादा जो
ग्रामीण एरिया होने के कारण से जो रोड की लेंथ है वो उनका एवरेज टोटल ज़्यादा आता है। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3 अंक के। तो इसमें कहता है एक्सप्लेन एनी 3 इकोनॉमिक फैक्टर, जो आर्थिक कारक क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या बताओगे? मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, मिनरल रिसोर्स, इसके अलावा अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये 3 कारण थे, उनको एक्सप्लेन आपने करना था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज को कंपोनेंट कौन से हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। इन तीनों को हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना था। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सोर्स बेस्ड में। तो एक मैप दिया गया है आपको। सबसे पहले कहता है इस वाटरवे को आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई क्या करोगे? ये है सुएज कैनाल, सुएज कैनाल रूट। नेक्स्ट कहता है नेम द पोर्ट आइदर साइड। अब आइदर साइड में देखो, एक पोर्ट यहाँ पर है, एक पोर्ट यहाँ पर है। यहाँ पर तो है सईद और यहाँ पर है सुएज। अब आपको ये लिखने थे अपने क्वेश्चन में यहाँ पर। नेक्स्ट कहता है नेम द 2 वाटर बॉडीज कनेक्ट विद दिस वाटरवेज। तो यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और यहाँ पर है रेड सी। रेड सी कनेक्ट हो जाता है अरेबियन सी से। तो मेन आएगा मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, ये आपका आंसर इसमें आना था। तो ये था सोर्स बेस्ड। ऐसे ही आपसे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से पूछा गया था कि पनामा कैनाल का इकोनॉमिक महत्व क्या है। तो आपने बताना था कि पनामा कैनाल ये केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए था जिनको जो दृष्टिबाधित होते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं। तो उन कैंडिडेट ने बताना था कि पनामा कैनाल जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच पनामा इस्थमस से बनाई गई है, और ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर देती है। और इसके बनाई गई थी 1904 से 1914 के बीच, और इसके बनाए जाने से अमेरिका के पूर्वी तटीय बंदरगाहों से पश्चिमी तटीय बंदरगाहों तक जाना आसान हो गया। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इससे अमेरिका को हुआ। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया गो हैंड इन हैंड। कह रहा है भारत की भौतिक विशेषताएं और जनसंख्या वितरण एक दूसरे से जुड़े हुए। तो इसको आप कैसे बताओगे भाई? तो इसको आपने बताना था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, फिर उत्तर भारत का मैदान, पश्चिम में थार डेजर्ट, दक्षिण में पठारी भाग, दोनों किनारों पर पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान और द्वीप समूह भौगोलिक संरचना बनाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में और थार डेजर्ट में प्रतिकूल जलवायु दशाएं होने के कारण से वहाँ पर जनसंख्या कम मिलती है। पर्वत पर तो ऊंचा एरिया होने के कारण, डेजर्ट में गर्मी या बारिश कम होने के कारण। इसी प्रकार से मैदान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़मीन फर्टाइल होती है, रोड सड़क बनाना आसान होता है, कैनाल बनाना आसान होता है, सॉइल फर्टाइल होती है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। जो प्रायद्वीप पे पठारी भाग है तो वो टेबल लैंड है, जिसके कारण से वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन रहती हैं, तो मॉडरेट जनसंख्या मिलती है। तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते थे। ने कहता है एग्जामिन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट। 1950 से अब तक क्या क्या बदला है? तो आप बताएंगे 1947 में आज़ादी के बाद से सबसे पहले हमारी डिमांड थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हम विदेशों से हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंगाए। धीरे धीरे 1956 से 61 में फर्स्ट जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इंडस्ट्री लगी, तो हमने विदेशों से इंजीनियरिंग का सामान मंगाया, मशीनें मंगवाई। फिर धीरे धीरे हमारा सिनेरियो बदलता चला गया, और आज हम विदेशों से दवाइयाँ मंगाते हैं, पेट्रोलियम मंगाते हैं, और कुछ जो युद्ध सामग्री से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो मंगाते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अलग अलग लोकेशन पे बसाई जाती हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो डिफरेंट लोकेशन पे क्यों है, पहले तो यहाँ पर आपने बताना है। और उससे आगे कह रहा है कि कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं।
तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि फैक्ट्रियों को सामान्य रूप से दो स्थानों पर लोकेट किया जाता है, बनाया जाता है। नंबर एक होता है सोर्स पर और दूसरा होता है मार्केट के नज़दीक। तो जिस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल अधिक यूज होता है उसको बसाया जाता है, लगाया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है रॉ मटेरियल के पास। जैसे जो शुगर केन है, इसको शुगर केन इंडस्ट्रीज़ को हमेशा शुगर के आसपास लगाया जाता है क्योंकि ये बाहर है आसमान। इसी प्रकार से आयरन और इंडस्ट्रीज़ को भी वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर आयरन जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाए, रॉ आयरन और। इसी प्रकार से कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनको मार्केट के नज़दीक लगाया जाता है, यानी जैसे वो मार्केट बेस्ड होते हैं। जैसे पानीपत में तेल रिफाइनरी लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर मार्केट है, तो रॉ मटेरियल पाइप से आ जाता है और सप्लाई जो है वो फाइनल प्रोडक्ट की हो जाती है। तो ये आप एक पैराग्राफ बनाना है। उसके बाद आप लिखोगे फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रीज़। इसमें फिर एक एक करके बताओगे फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में जैसे लैंड हो गया, इसके साथ साथ क्लाइमेट होगी, वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर में जैसे मनी हो गया, पैसा, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, इसके अलावा ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ या पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये सारी आप बताएंगे। तो इनको एक्सप्लेन कर देते। 5 नंबर का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ नोमैडिक हर्डर है डिक्रीज बाई एरिया ऑपरेटेड बाय देम इज श्रिंकिंग। यहाँ चलवासी पशुचारण के बारे में पहले आप बताएंगे कि चलवासी पशुपालक वे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनका एरिया दिन प्रतिदिन श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए ये जो चलवासी पशुपालक है दुनिया भर में ये कम हो रहे हैं। तो आप इसमें बताओगे कि पहले बताओगे चलवासी पशुपालक, फिर उनके एरिया बता दोगे कि इस एरिया में कौन से पशु पालते हैं, और लास्ट में आप इस क्वेश्चन के आधार पर थोड़ा एक्सप्लेन करोगे 2 उदाहरण देकर। जैसे एक अफ्रीका का दे दीजिए जहाँ पर मसाई मारा है, वहाँ पर कॉलोनियल पीरियड के अंदर कीनिया, मसाई मारा, नामीबिया, ये सब जो भी एरिया था वहाँ पर, ठीक है, जिम्बाब्वे वगैरह, तो ये बांट दिए गए। इसका कागजी विभाजन कर दिया गया साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा और उनकी सीमाएं निश्चित कर दी गई। अब वो लोग वहाँ पर अपने पशुओं को नहीं ले जा सकते। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं भारत से। तो भारत के भी जो राई का चरवाहे जो राजस्थान में ऊँट चराते हैं, डंगर चरवाहे जो महाराष्ट्र में पशु चराते हैं, तो इनकी भी सीमाएं निश्चित हो गई क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो जो चरवाहे पहले इंडस वैली में अपने पशुओं को चराने जाते थे, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण वो वहाँ नहीं जाते बल्कि पंजाब हरियाणा की ओर आते हैं। तो ऐसे आप एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे कहता है कि भूमध्य सागरीय कृषि अत्यधिक विशिष्ट वाणिज्यिक कृषि है। तो इसमें मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में आप बताएंगे। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होती है? सिट्रस फ्रूट की होती है, स्पेशल एग्रीकल्चर होती है। इस एरिया में समर में बारिश नहीं होती, विंटर में बारिश होती है। खट्टे रसदार फल जैसे संतरा, माल्टा, अंजीर, अंगूर, ये सब यहाँ पर होते हैं। अंगूरों की खेती को यहाँ पर जो है वो विटी कल्चर बोलते हैं, द्राक्षा कृषि बोलते हैं, और इनकी डिमांड जो है यूरोप के अंदर अधिक होती है। तो ये सारा आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। निगत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ राष्ट्रों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है और फिर भी इसका अस्तित्व बना हुआ है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें आप क्या बताओगे? पहले बताइए इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, फिर बताइए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं, यानी इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं। जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपने ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ रखा होगा। और इसी प्रकार से बताना कि आज भी व्यापार एग्जिस्ट क्यों करता है, यानी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी ट्रेड होता है क्यों। तो क्योंकि उसमें फिर बताएंगे कि कौन से बेसिस हो गए आपके कि लोग एक देश दूसरे देश से व्यापार करते क्यों है, तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो किसी देश में होते नहीं। जैसे इंडिया हमेशा अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से मंगाता है, तो हमें उसकी डिमांड है। तो इस प्रकार से आप कुछ उदाहरण के साथ इनको जस्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है और में था, यानी इन 2 में से आपने एक करना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापारिक साझेदारों के लिए लाभकारी हो सकता है। अब देखो इसमें नेगेटिव में पूछ रखा है, इसमें पॉजिटिव में पूछ रखा है। इसमें हानि आपने बताकर एक्सप्लेन करना था, इसमें लाभ बताकर आपने एक्सप्लेन करना है। अब चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए और इसके फैक्टर्स बता दीजिए। ध्यान कहता खनिज संसाधनों की विशेषता की परख कीजिए और उनके संरक्षण की। अभी आपने बताना कि जो मिनरल्स रिसोर्स होते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दीजिए,
कैटेगरी बताइए, जो मेटलिक मिनरल, नॉन मेटलिक मिनरल्स, फेरस मिनरल्स, ठीक है, थोड़ा बहुत बता के और आगे सीधा इस क्वेश्चन पे बताइए कि इनकी विशेषता क्या है। तो कुछ मिनरल्स सब जगह मिल जाते हैं, कुछ स्पेसिफाई जगह मिलते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे केरल में मोनोजाइट मिलता है, खंबात खाड़ी में तेल मिलता है, ज़्यादातर मिनरल भारत में छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में मिलते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे एक्सप्लेन करते करते आप थोड़ा बहुत उसकी बेल्ट के बारे में बता सकते हैं, जो ठीक, तो उनकी मेन विशेषताएं बतानी है आपने मिनरल्स की, ठीक है। और फिर लास्ट एक पैराग्राफ बनाना है कि आपको मिनरल्स का कंजर्वेशन क्यों करना है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि उनका कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मिनरल एग्जीक्यूटेबल हैं जो यूज करने के बाद फॉरएवर के लिए समाप्त हो जाएंगे, तो इसलिए इनका बचाना जरूरी है। नेक्स्ट कहता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का बड़ा भविष्य है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप बताएंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, इसके अलावा आपका जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, इनका फ्यूचर ब्राइट है। क्यों? क्योंकि अब जैसे ये सारी हमेशा के लिए रहने वाले हैं और ये ज़्यादातर असमाप्य हैं, ठीक है। तो इसलिए आप फिर इनको बारी बारी से एक्सप्लेन कर दे। जैसे सन है, सोलर एनर्जी है, अभी सूर्य की आयु 4.5 अरब वर्ष बताई जाती है, तो 4.5 अरब वर्ष तक आप सोलर एनर्जी ले सकते हैं। विंड है, जब तक अर्थ है जब तक विंड चलेगी तब भी आप विंड पावर ले सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, धरती अंदर से गर्म है वो गर्म ही रहनी है, तो उससे भी एनर्जी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ज्वारीय ऊर्जा है, टाइडल फोर्स, तो टाइड आते रहेंगे तो उससे भी एनर्जी आप ले सकते हैं। इसको एक्सप्लेन आपने करना था। नेक्स्ट कह रहा लोगों और उद्योगों द्वारा पानी के भेदभाव पूर्ण उपयोग के जल की गुणवत्ता कम हो रही है, इसकी परख करनी। ठीक है, आपने इसमें बताना था कि वाटर की यूजेज के बारे में और किस प्रकार से पानी डिग्रेड होता जा रहा है। जो रिच कंट्री है वो कैसे पानी को ज़्यादा यूज करते हैं, या जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो कैसे ज़्यादा पानी को यूज करती हैं और उसके कारण से पानी कैसे डिग्रेड होता है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। ये आपने दोनों पॉइंट बताने। ने कह रहा है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल हर शहर के लिए एक प्रॉब्लम हो गया है, तो इसमें आपने अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में एक्सप्लेन करना है कि अर्बन वेस्ट क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, कैसे उसको हम, वो एक प्रॉब्लम हो गया। जैसे आप दिल्ली जाइए तो मुकरबा चौक के पास आप देखेंगे पूरा बड़ा पहाड़ हो गया है, हर शहर में आप कूड़े कचरे के ढेर देखते हैं, उससे दुनिया भर की बीमारियां फैलती हैं, उन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये सारा उसमें आपने मेजर्स बताने थे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया था मैप, ठीक है, तो ये मैप आपका था, आप देख लीजिए। तो इसको मैं आपके ओरिजिनल यहाँ से बता देता हूँ। मैप जो कि विद्यार्थी ने अपने पेपर के साथ बांध दिया होगा, तो यहाँ पर मैं एक संभावित मैप मान के बताता हूँ। इसमें आपसे पूछा गया है एक प्रमुख द्वीप, समुद्री पतन, और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो दिया गया वो लगभग एक ही जैसे होते हैं, तो उनके लिए जो दिया गया मैं उससे अंदाज़ा लगा के आपको बता रहा हूँ। तो जापान में एक समुद्री पतन पूछ रहा है, तो जापान में यहाँ पूछा गया होगा, उसका नाम था योकोहामा, ठीक है। ये आपका 29.1 था। इसी प्रकार से आगे पूछता ऑस्ट्रेलिया का पार महाद्वीप के सबसे पश्चिम में एक टर्मिनल स्टेशन, तो यहाँ पर टर्मिनल स्टेशन पूछा गया है, वो है पर्थ, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पर। नहीं कहता यमन में एक इंटरनेशनल पोर्ट, तो यहाँ पर है यमन में, वो है अदन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछता है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर, यहाँ पर है पनामा कैनाल, और ये हो गया 29.4। नेक्स्ट ऐसे ही आपसे पूछता है, नहीं ये 29.5 था, बीच में एक रह गया। कहता दक्षिण अमेरिका में एक जीवन निर्वाह कृषि का क्षेत्र, तो वो आपने ये बताना था। एक मिनट, निर्माण और संग्रहण का एरिया पूछ रहा है, तो वो है ब्राजील, ठीक है। निर्वाण संग्रहण का क्षेत्र यही है 29.4 ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट था यूरोप और एशिया में जलवासी पशु चारण का एक क्षेत्र, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। जलवासी पशु चारण का एक क्षेत्र वो है आर्कटिक रीजन,
अब ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, क्योंकि यूरेशिया में फैला हुआ है ये। तो ये हो जाएगा आपका 29.6 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछता है उत्तर अमेरिका में मिश्रित कृषि का एक क्षेत्र। तो यहाँ पर आप बताएंगे ये है मिश्रित कृषि का साउथ ईस्ट यूएसए। ठीक है, ये था 29.7। तो मुझे लगता है कि शायद यही होंगे, क्योंकि मैप साथ में इसमें अटैच होता है, वो विद्यार्थी ने अपने पेपर के साथ बांध देना पड़ता है। तो मैंने जो संभावित है वो आपको बता दिए हैं कि अंदाज़ा यही हो सकते हैं। नेक्स्ट आपसे इंडिया के मैप पे पूछा गया है। तो इंडिया के मैप पे जो जो पूछे गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30.1 पूछता है पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित एक लोह अयस्क की खदान। तो यहाँ पर है रत्नागिरी। नेक्स्ट आपसे पूछता है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ आंध्र प्रदेश में एक पतन स्थित है। तो यहाँ पर आप बताएंगे विशाखापट्टनम। नेक्स्ट आपसे पूछता है उड़ीसा में बॉक्साइट का एक खनन क्षेत्र। तो वो यहाँ पर है कोरापुट। नेक्स्ट आपसे पूछता है उस स्थान का नाम लिखो जहाँ बिहार में एक तेल शोधनशाला है। तो वो यहाँ पर आप बताओगे बरौनी। नेक्स्ट आपसे पूछता है उस स्थान का नाम लिखो जहाँ तमिलनाडु में एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन है। तो यहाँ आप बताएंगे चेन्नई। नेक्स्ट आपसे पूछता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, वो आपका ये है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपसे पूछता है चाय उत्पादन में एक अग्रणीय राज्य है। तो वो आप ये बताएंगे ये राज्य है आसाम। ठीक है, असम, अंग्रेजी में आसाम लिखेंगे, हिंदी में असम आप लिखिए। तो ये था आपका। ठीक है, तो इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 30 था ये, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें सबसे पहला ये था 30.1, फिर ये था आपका 30.2 विशाखापट्टनम, फिर उड़ीसा का ये था तीसरा 30.3, फिर कहता है तेल शोधनशाला, ये था चौथा 30.4, और देन आपसे पूछता है ये था पाँचवा, देन पूछता है ये छठा, और नेक्स्ट है ये सातवां 30.7। तो ये था आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ है उसके सेट 1 का सॉल्यूशन, सेट 1। ठीक है, मेरे पास सेट 1 था तो इसलिए मैंने आपको सेट 1 का सॉल्यूशन करा दिया। सेट 2 और 3 अगर अवेलेबल होंगे तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए कराऊंगा। धन्यवाद, आप खूब अच्छी तैयारी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।